13.3 जो एक्सरसाइज है वो पूरा बेस थ्योरम पे बेस्ड है। ओके, तो क्वेश्चंस इसके शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, ट्री बनाते हैं और ट्री में कैसे कैसे एलिमेंट्स को कब कब रखते हैं, किस तरीके से उसको प्रोसीड करते हैं। देखो यहाँ पे एक अर्न है, फर्स्ट क्वेश्चन कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को ड्रॉ करना है रैंडमली। इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। उस बॉल को पिक किया, कौन से कलर का है वो देख लिया और उसको वापस अर्न में डाल दिया, मतलब विथ रिप्लेसमेंट ही है। मोreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. इसे मान लिया 5 रेड हैं 5 ब्लैक हैं, एक बॉल को बाहर निकाला और वो मान लिया रेड हो गया, तो रेड बॉल बाहर आ गया। अब अर्न के अंदर क्या कंडीशन है, 4 बचे होंगे रेड के और 5 बचे होंगे ब्लैक के, क्योंकि हमने जो निकाला है वो रेड है। अब रेड वाला जो बॉल बाहर निकाले हैं उसको वापस तो डालेंगे, बट 2 रेड बॉल और डालेंगे, तो अब हो जाएगा 7 रेड और 5 ब्लैक उस अर्न के अंदर। और उसके बाद एक बॉल को रैंडमली पिक करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। चलो तो बनाते हैं पहले ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में क्या क्या है, देखो ये मान लो एक अर्न है, अर्न में क्या क्या है, 5 रेड कलर के बॉल्स हैं और 5 ब्लैक कलर के बॉल्स हैं। तो मान लिया पहला वाला बॉल रेड आया या पहला वाला बॉल ब्लैक आया, ऐसा हो सकता है। तो रेड बॉल ये आ गया, पहला वाला जो बॉल पिक किया, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम, तो ये वाला बॉल मान लिया रेड हो गया और ये वाला मान लिया ब्लैक हो गया। ठीक है, अब अगर रेड बॉल बाहर आया पहली बार में, तो हमने रेड को तो वापस डालना है, बट उसके बाद 2 रेड और डाल देना है। तो अब 7 रेड हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे ब्लैक। और मान लो ब्लैक अगर बाहर आ गया तो ब्लैक तो वापस अंदर डालेंगे, बट 2 ब्लैक और डालेंगे, तो 5 रेड बचेगा और 7 ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इवेंट देखो हमारे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। ठीक, तो इवन इवेंट ये है हमारा, सेकंड बॉल जो पिक किया है, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, ना ना सेकंड बॉल नहीं, फर्स्ट बॉल, क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ रहे हैं वो किसके वजह से बढ़ रहे हैं, पहले बार पिक करने की वजह से नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ रहे हैं। फर्स्ट बॉल जो पिक किया वो रेड है और E2 इवेंट है हमारा फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ए जनरली वो इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो सेकंड बॉल रेड इसने बता रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। तो सेकंड बॉल जो हमें पिक करना है वो रेड है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली चीज, इवन इवेंट के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवन मतलब रेड बॉल बाहर आए पहली बार पिक करने में, इवन क्या है, पहली बार में पिक करना है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो 5 रेड है 5 ब्लैक है, तो रेड के लिए इवन जो है वो पहला इवेंट फर्स्ट बॉल पिक किया वो रेड हो जाए, तो 5/10, ये कितना हो गया 1/2। और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 ब्लैक है तो वो भी 5/10, ये भी आ गया 1/2। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब PA चाहिए, सेकंड बॉल रेड हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले तो इवन रेड बॉल कहां कहां से हो सकता है। देखो रेड बॉल या तो हम इवन इवेंट के थ्रू जाएं, ये इवन इवेंट है, पहला बॉल रेड आया, और ये हमारा E2 इवेंट है जहां पे पहला बॉल ब्लैक आया। तो रेड कैसे कैसे मिल सकता है हमको, या तो इवन इवेंट कंप्लीट हो और उसके बाद यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 7/12, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 5/12। तो देखो क्या क्या हो सकता है, या तो हम इवन इवेंट कंप्लीट हो और वहां से हम 7 रेड में से एक रेड निकाल लें, दूसरा वाला बॉल रेड हो जाएगा, या तो E2 इवेंट कंप्लीट हो और इन 5 में से कोई बॉल निकल जाए तो दूसरा वाला रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब इवन इवेंट हो
और साथ की साथ रेड भी बाहर आए, तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी जिसको पी आर कह रहे हैं, ये एक्चुअली में पी ए अपॉन इवन है, जहां पे इवन इवेंट हो चुका है और उसके बाद हमको रेड चाहिए, ये हो गया 7/12। और ये जो पी आर बोल रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली E2 इवेंट हो चुका है और हमको उसमें रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये कितना है 5/12। अब क्या क्या हो सकता है देखो, या तो इवन इवेंट हो और रेड बाहर आए, मतलब ए अपॉन इवन, या तो ये हो या फिर नीचे वाला भी हो जाए और करके, इन दोनों में से कोई सा भी हो जाए, तो और के लिए क्या करते हैं प्लस, फिर E2 इवेंट हो जाए, मतलब पहला वाला ब्लैक हो जाए, पहला बॉल पिक किया वो ब्लैक हो जाए और उसके बाद फिर हमारा रेड बाहर आ जाए। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो पी इवन कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए बाई इवन कितना है 7/12 प्लस पी ई टू भी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए बाई ई टू कितना है 5/12। तो इसको सॉल्व कर लिया 7/24 और 5/24। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, इसको डायरेक्टली ऐड कर लिया 12/24, आंसर हो गया 1/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको कॉपी करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये भी पहले वाले जैसा है। यहां से हमको बेस थ्योरम स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से बेस थ्योरम लगना शुरू हो जाएगा। सारे क्वेश्चन में एक ही फंडा है, ठीक है, एक ही फंडा सारे क्वेश्चंस में है। ट्री डायग्राम बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो समझो कि मान लिया एक बैग है, ट्री डायग्राम बनाना आ गया ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये बैग है, उसमें क्या क्या है, 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है। अनदर बैग, ये पहले बैग की स्टोरी है। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। One of the two bags is selected at random। तो बैग 1 में क्या है और बैग 2 में क्या है, यहां से हम बैग 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैग 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो बैग 1 में क्या क्या है, बैग 1 में है 4 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 में क्या है, 2 रेड है और 6 ब्लैक है। ओके, बैग 1 में है 4 रेड 4 ब्लैक, ये हो गया, और बैग 2 में है 2 रेड और 6 ब्लैक, ये हो गया। पर्सन जो यहाँ पे है वो या तो बैग 1 सिलेक्ट कर ले और या तो बैग 2 सिलेक्ट कर ले। वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इन दोनों में से एक बैग सिलेक्ट करना है रैंडमली। तो देखो यहां जो पर्सन है उसके पास बैग 1 या बैग 2 दो ही ऑप्शन है, तो बैग 1 को चूज करे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, बैग 2 को चूज करे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, विच इज फाउंड टू बी रेड मतलब इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हमारा इवेंट ए है। इवेंट ए जो हो चुका होता है, E1 E2 ये बैग 1 बैग 2 सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्री डायग्राम क्लियर है। यहाँ जो पर्सन है वो या तो बैग 1 सेलेक्ट कर ले या तो बैग 2 सेलेक्ट कर ले। अब रेड बॉल तो दोनों में है, तो उसने क्या पूछा है, एक बॉल को पिक किया और वो रेड निकल गया। अब ये बताओ कि वो बॉल फर्स्ट बैग में से निकाला गया था। ठीक, तो E1 इवेंट E2 इवेंट पहले डिफाइन कर ले, दो ही ऑप्शन है क्योंकि बैग 1 बैग 2 दो ही ऑप्शन है और एक इवेंट हमारा E रहेगा। देखो क्या लिखते हैं E1 E2 और E को। E1 में हम ये मानते हैं बैग 1 सेलेक्ट हुआ है रेड बॉल निकालने के लिए, बैग 1 इज सिलेक्टेड, और इसमें मान लिया हमने बैग 2 सेलेक्ट हुआ है, बैग 2 इज सिलेक्टेड, और ए इवेंट क्या है, ड्रॉन बॉल रेड है, ड्रॉन बॉल इज रेड। चलो इवन बैग सिलेक्टेड मतलब पी इवन कितना है, इवन बैग सिलेक्ट करने के लिए दो ही बैग है तो पी इवन कितना हो गया 1/2। E2 बैग सिलेक्ट करने के लिए दो ही बैग है तो ये भी 1/2। ओके,
अब देखो ए इवेंट कंप्लीट हो जहां पे हम बैग 1 के थ्रू जा रहे हैं, तो यहां से निकलेगा पी ए इवेंट हो चुका है, सॉरी हमने E1 बैग सेलेक्ट कर लिया है और उसमें रेड बॉल बाहर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर इसके थ्रू क्या निकल 4/8 हो जाएगा। 4/8। 8। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये 1/2 लिख लेंगे। और देखो इसमें क्या है, हमने E2 बैग सेलेक्ट कर लिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 इवेंट हो चुका है, मतलब हम देखो ये क्या है, ये एक्चुअली E1 इवेंट है हमारा बैग 1 सेलेक्ट करना, ये क्या है E2 इवेंट है बैग 2 सेलेक्ट करना। तो E2 इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब हमें रेड ए इवेंट क्या माना है, ड्रॉन बॉल इज रेड, तो E2 बैग में जाके रेड बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी 2/8 है, तो ये 1/4। ओके, यस सर। अब हमें ड्रॉन बॉल क्या चाहिए, रेड चाहिए। ड्रॉन बॉल रेड हो चुका है, लेकिन हम चाहते क्या है कि वो बैग 1 से सेलेक्ट हुआ हो, ये हमको निकालना है ना। हम क्या निकालना चाहते हैं कि E1 बैग सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जब जो बॉल निकला है वो रेड हो चुका है, यही तो निकालना है। देखो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस है, मैं बहुत ही क्लियर कट बता दूं, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस है, हम क्या निकाल रहे हैं वो समझो। इसका मतलब क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ई की प्रोबेबिलिटी है तो क्या बोलते हैं, एक के लिए फेवरेबल कितना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं A/E1। तुम याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो डिनोमिनेटर में होता है वो उसमें इवेंट हो वो चुका होता इवन हो चुका, है, हाँ, इवन हो चुका है उसमें। और हम ए की प्रोबेबिलिटी बताना चाहते हैं। तो A/E1 का मतलब यह है कि हम E1 इवेंट करवा चुके हैं और उसके बाद हमें रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो E1 बैग के थ्रू गए, बैग 1 के थ्रू, और वहां पे रेड की प्रोबेबिलिटी ये हमारा PA/E1 है। और इसका मतलब क्या है कि हमारा ए इवेंट हो चुका है, मतलब ड्रॉन बॉल रेड हो चुका है, अब E1 से निकला हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमें निकालना है ये वाला, ध्यान से पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग PE1 अपॉन ए चाहिए, क्योंकि निकाला हुआ बॉल रेड हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। चलो तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये बेस थ्योरम से क्या फॉर्मूला है, PE1 इंटू A/E1, और ये हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो क्या क्या हो सकता है, या तो वो E1 इवेंट से जाके रेड बॉल निकाल सकता है E1 बैग से, मतलब फर्स्ट बैग से, या फिर वो E2 बैग से भी तो रेड बॉल निकाल सकता है। ये ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ये? रेड बॉल कहां कहां से आ सकता है, या तो वो E1 से जाए और रेड निकाले, देखो मैं लिखता हूं E1 इवेंट कंप्लीट करे एंड रेड निकाल ले, या फिर E2 इवेंट से जाए एंड वहां से रेड निकाल ले। तो E1 इवेंट से जाए मतलब 1/2 उसका चांस, या ऐसे अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म पे लिखें, E1 इवेंट कंप्लीट हो तो PE1 एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और रेड E1 के थ्रू जाके रेड निकाले तो एंड मतलब PA/E1, और का मतलब प्लस E2 बैक से जाए तो PE2 एंड रेड निकाले तो एंड रेड मतलब PA/E2। ये नीचे देखो ये चीज मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो एंड यस के लिए सर। डॉट आ रहा है मतलब इनटू आ रहा है, और के लिए प्लस आ रहा है, ये बिल्कुल सेम फंडा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इनकी वैल्यूज पुट करके, और इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। PE1 है 1/2, A/E1 ये भी 1/2 कोइंसिडेंटली, नीचे वाला 1/2 इंटू 1/2, और ये भी 1/2, सारे ही 1/2 है। A/E2 है 1/4, तो कितना हो गया 1/4, 1/4, और ये हो गया 1/8। देखो 1/4, 8 + 4 12/32, 12/32, तो ये हो गया 1/4, 32/12, 4 से 8 और 4 से 2 3, कितना आ गया 2/3। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2/3, इसको भी कॉपी कर लो जल्दी से। इस पूरे एक्सरसाइज में क्या करना है, बस बेस थ्योरम का फंडा क्लियर रखना। E1/A और A/E1 इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जितने इवेंट्स होंगे अलग अलग उनको E1 E2 E3 मान लेंगे, एक इवेंट A रहेगा, और हर एक क्वेश्चन में सेम तरीका अपनाना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, कॉलेज के बच्चों में क्या करना है, इट इज नोन दैट 60% reside इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो कुछ बच्चे हैं 60% उसमें हॉस्टल में रहते हैं, 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर्स हैं।
previous year results report that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholars attain A grade in their annual examination. तो हॉस्टल में जो रहते हैं बच्चे उनका 30%, मतलब जितने भी बच्चों का 30 ए ग्रेड आया है उसमें 30% कहां से है? नहीं सॉरी, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल। ओके, हॉस्टल में जितने भी बच्चे रहते हैं उनमें से 30% बच्चों का ए ग्रेड आया है और बाहर जितने बच्चे रहते हैं उनमें से 20% बच्चों का ए ग्रेड आया है एनुअल एग्जामिनेशन में। एट द एंड ऑफ द ईयर one student is chosen at random from the college and he has a grade A। तो इवेंट ए मालूम चल गया कि बच्चे का ग्रेड क्या है? ए है, क्योंकि ये इवेंट हो चुका है, देखो क्लियर लिख रहा है। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that student is a hostler? तो हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमको बतानी है। देखो ए ग्रेड लाने के लिए बच्चा हॉस्टलर भी हो सकता है और डे स्कॉलर भी हो सकता है ना। ए ग्रेड तो दोनों में से आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं बच्चों के और हॉस्टल में जो रह रहे हैं उसके भी आ रहे हैं। तो E1 E2 हम यही सिलेक्ट करेंगे कि E1 मतलब मान लेंगे कि वो हॉस्टलर है, E2 मान लेंगे कि वो डे स्कॉलर है। और E1 में भी ए ग्रेड आ रहा है, मतलब इवेंट ए जो हम मानेंगे वो हॉस्टल वाले बच्चों के लिए भी हो सकता है और बाहर वाले बच्चों के लिए भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा डेटा को हमें हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो इसका कैसे बनाते हैं हम लोग। ये मान लो कॉलेज है, वहां से हॉस्टलर कितने हैं? 60% है। एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंट में फिर 60 हो जाएगा हॉस्टलर और 40 हो जाएंगे डे स्कॉलर। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 10,000 कुछ भी ले सकते हो, परसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंट में 100 में ही लेना अच्छा रहेगा। तो हॉस्टलर कितने हैं? हॉस्टलर कितने हैं? 60%, मतलब 60 हो गया डायरेक्टली। और डे स्कॉलर्स कितने हैं? कितने हैं डे स्कॉलर्स? सर 40। 40%, तो वो 40 हो जाएंगे। 60% हॉस्टलर हैं और 40% डे स्कॉलर्स हैं। ठीक, देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ट्री डायग्राम कैसे बनता है वही ध्यान से समझना है। दो ऑप्शंस हैं, कोई भी बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो हॉस्टल में रह जाए, 60 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और डे स्कॉलर हो जाए, डी से लिखते हैं उसको, 40 बच्चे डे स्कॉलर्स हैं। अब ध्यान से सुनो, यहां तक का हो चुका है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन अ हॉस्टल अटेन ग्रेड ए। तो 60 बच्चे रहते हैं, उसका 30% ग्रेड ए लाते हैं। ठीक, 60 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उसका 30% ग्रेड ए लाते हैं। तो इसमें से ग्रेड ए लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ग्रेड ए कितने बच्चों का आता है? तो 30%, 30 इंटू 60/100 कितना हो गया? 0 से 0, 0 से सर 3/18। 3/18 क्या मतलब? रुको रुको, इसका 60 का 30% कितना होगा? 60 इंटू 30%, सॉरी सर 18 है वो, मैंने आपको 18। 3/18। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है ना, एक्चुअली 30% बच्चे हॉस्टल में रहने वाले ग्रेड ए लेके आते हैं, तो 18 बच्चों का ग्रेड ए है हॉस्टल में से, और इसमें से कितना? 20%, तो 40 का 20%, 40 इंटू 20/100 ये कितना हो गया? 8 बच्चों का ग्रेड ए है डे स्कॉलर्स में से। ठीक, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि देखो ग्रेड ए तो हॉस्टल में के बच्चों को भी आ सकता है और डे स्कॉलर्स के बच्चों को भी आ सकता है। तो हॉस्टल में पहले तो ये देखें, यहां से कोई भी बच्चा रैंडम सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो बच्चा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, E1 E2 पहले लिख ले। E1 इवेंट हम ये मानते हैं, स्टूडेंट लिव इन द हॉस्टल। तो P E1 कितना है? निकालो, P E1 यहां से निकालेंगे। बच्चा कितने हैं? 100। सर उसमें 60/100 हो जाएगा। करेक्ट, 60/100। तो इसको लिख देते हैं 0.6। P E1 हो गया 0.6, और E2 इवेंट मान लेते हैं बच्चा हॉस्टलर नहीं है, वो डे स्कॉलर है। स्टूडेंट इज नॉट अ हॉस्टलर, या स्टूडेंट इज
अ डे स्कॉलर। तो ये कितना हो जाएगा PE2। डे स्कॉलर का क्या होगा, देखो 40 बच्चे हैं अपॉन 100, तो ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.4। इसको हमने क्या कह दिया, ये PE2 है। अब देखो हमें इवेंट ए भी डिफाइन करना है। इवेंट ए क्या है, स्टूडेंट सिलेक्टेड हैज ग्रेड ए, क्योंकि उसने बोल दिया है बच्चा सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कहीं लिखा है वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ग्रेड ए। यही हमारा इवेंट हो गया, स्टूडेंट सिलेक्टेड हैज एन ए ग्रेड। ओके, अब ए कंप्लीट होने के लिए ध्यान से मेरी बात सुनो, ए ग्रेड लाने के लिए बच्चा हॉस्टलर भी हो सकता है और डे स्कॉलर भी हो सकता है। तो अब निकालते हैं हम, क्या हुआ है, हमने सिलेक्ट कर लिया बच्चा हॉस्टलर है और उसको ग्रेड ए आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, या हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि बच्चा जो है वो डे स्कॉलर है, इवेंट कंप्लीट हो चुका डे स्कॉलर का और उसको ग्रेड ए आया हो, क्या प्रोबेबिलिटी है, निकालते हैं। तो ग्रेड ए कितने बच्चों का है, 18 में से, मतलब 18 है 60 में से। ग्रेड ए कितने बच्चों का आ रहा है, 18 बच्चों का आ रहा है, और टोटल कितने हैं 60, तो ये तो हुआ PA/E1, है कि नहीं। और ये हो गया ये थे 8/40, तो ये हो गया 1/5, मतलब 0.2 इसको लिख सकते हैं। और ये कितना आ गया, 18 में 6 से डिवाइड कर लिया तो 3/10, 0.3 लिख लें इसको। तो PE1 और E2 आ चुका है। अब हम लिख लेते हैं PA/E1। A/E1 है 0.3, PA/E2 ये है 0.2। हमें निकालना क्या है, स्टूडेंट जो है उसका ग्रेड ए आ चुका है और वो हॉस्टलर हो, हॉस्टलर हो मतलब E1 इवेंट के थ्रू, तो PE1/A ये निकालना है। क्या फॉर्मूला, PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो ग्रेड ए तो हॉस्टल में रह के भी लाया जा सकता है, या फिर प्लस और बाहर रह के भी लाया जा सकता है E2 इवेंट के थ्रू। ये लाइन देख के बताओ मैच हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तब तक मैं वैल्यूज रखता हूं, PE1 0.6, ये है ये थे 0.3, फिर 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.2, कैलकुलेट करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हो गया 0.18, फिर 0.18 और 4 2 जा 8, 0.08। तो 0.18, 18 और 8 इंटू 6, दो डेसिमल है ऊपर भी और नीचे भी, दोनों को हटा लेते हैं तो ये हो गया 18/26, 2 से कैंसिल 9/13, 9/13 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लो, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन मेरी फॉल्ट नहीं है। आंसर मैच करना, नहीं मिलता है तो कैलकुलेशन देख लेना, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर 9/13 ही है। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, मतलब इन केस किसी क्वेश्चन में ना मिले तो आंसर में कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोसेस यही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। ये करेक्ट कर लेना, E1 यहाँ पे E1 है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक एग्जामिनेशन की बात हो रही है। क्या है उस एग्जामिनेशन में, in answering a question on a multiple choice test, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, क्वेश्चन का आंसर करना है। स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, तुक्का लगाते हैं ना बच्चे, तो या तो आंसर पता है या फिर वो गेस करता है, तुक्का मारता है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses। बिल्कुल सही बात है, 3/4 अगर उसको आंसर पता है तो 1/4 आंसर नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तभी तुक्का मारेगा, आता हुआ तो क्यों तुक्का मारेगा। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, अगर वो तुक्का लगाता है और सही आंसर होने का, देखो तुक्का लगाने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/4 है और
सही सही जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अब 3/4 है तो करेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी? 1। अगर उसको आंसर पता है, दो चीजें हैं, या तो वो तुक्का लगाता है या फिर वो उसको पता है आंसर। तो आंसर पता है तो वो करेक्ट टिक मारेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। और आंसर नहीं पता है, तुक्का लगा रहा है, तो फिर सही गलत दोनों हो सकते हैं। तो उसमें सही होने का 1/4 और गलत होने का 3/4। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो हम लोग ट्री बनाते हैं पहले इसका। देखो यहां पे मान लो वो बच्चा आंसर करने वाला है। पहले E1 E2 इवेंट हम डिफाइन कर लेते हैं। E1 इवेंट क्या है? ही नोज द आंसर। बच्चा जो है वो आंसर जानता है। और E2 इवेंट क्या है? E2 इवेंट है ही गेसेस। वो गेस करता है, तुक्का लगाता है। A इवेंट भी हम लिख लेते हैं। assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer, मतलब आंसर जानता है, वो E1 इवेंट हो रहा है, and he answer it correctly। तो A इवेंट क्या है? he answered the question correctly। answered the question correctly। देखो आंसर करेक्टली वो दे सकता है दोनों इवेंट के थ्रू। E1 के थ्रू तो श्योर है वो करेक्ट ही देगा, और E2 के थ्रू 1/4 चांसेस है करेक्ट होने का, क्योंकि तुक्का लगा रहा है। तो E1 इवेंट और E2 इवेंट, ठीक है। अब E1 के थ्रू करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो E1 हो, मतलब 3/4 का मतलब है वो जानता है, तो PE1 कितना हो गया? 3/4। E1 इवेंट में क्या है चांसेस? 3/4। 3/4 चांस है कि उसको आता है आंसर, और 1/4 चांस है कि वो तुक्का मार रहा है। तो PE2 की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब E1 के थ्रू करेक्ट आंसर दे और E2 के थ्रू करेक्ट आंसर दे, क्योंकि इवेंट ए हो चुका है, हमें करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो E1 के थ्रू करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, मतलब E1 इवेंट हो चुका है और आंसर उसका करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, क्योंकि वो आंसर जानता है। और E2 इवेंट के थ्रू, E2 इवेंट हो चुका है मतलब वो तुक्का मार रहा है और अब आंसर सही हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। लिखा है ना, assuming that a student who guesses, गेस करता है मतलब E2 इवेंट है, एंड आंसर करेक्ट निकल जाता है तो 1/4 चांस है। अब हमें चाहिए क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर? तो PA चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो करेक्टली आंसर करे, गिवन दैट ही आंसर करेक्टली और वो नोज आंसर वाला है, तो A/E1 चाहिए, सॉरी E1/A चाहिए, है ना। इवेंट ए मतलब करेक्टली आंसर हो चुका है और वो आंसर जानता रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर? आंसर उसको पता हो और तब उसने करेक्टली आंसर किया हो, तो E1/A चाहिए। तो क्या फॉर्मूला? PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाई, देखो करेक्ट आंसर या तो E1 के थ्रू दे सकता है या फिर E2 के थ्रू दे सकता है, तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। PE1 है 3/4 और A/E1 है 1, क्योंकि उसको आंसर मालूम था। ये है 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। न्यूमरेटर 3/4, डिनोमिनेटर 3/4 प्लस 1/16, 3/4 प्लस 1/16। इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में LCM हो गया 16, ये हो गया 4 प्लस 1, तो 3/4 इंटू 16/5, 4 से 4 कैंसिल। अरे सर वो 12 होगा ना, आई थिंक। रुको रुको रुको, क्या हो गया? 4 + 1/16 लिखा ना आपने। रुको रुको रुको, कहाँ पे? इस वाले में? यहां तक ठीक लिखा है मैंने, देखो एक बार। 4 1/16, यहां तक तो ठीक लिखा होगा। हाँ यहाँ तक सही है सर। 3/4 इंटू 1 3/4, 3/4 इंटू 1 3/4, 1/4 1/4। LCM अब लेंगे तो 16 आ जाएगा।
एलसीएम तो 4 से 16 आ जाएगा। मल्टीप्लायर है, हाँ अच्छा, तो 3 into 4 12 यहाँ पे 12 और वहाँ प्लस 1। अब ठीक है ना? यस सर। तो 12/13 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देख लेना, कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो जाता है। तो ये आंसर है, एक बार चेक करो तो आंसर है पीछे 12/13। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, फिर कॉपी करो उसको जल्दी से। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो लेबोरेटरी में क्या हो रहा है, ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, लैब में ब्लड टेस्ट हो रहा है। देखो ऐसा होता है ना, फेलियर हो जाता है रिपोर्ट, मतलब होता कुछ और है लेकिन आता कुछ और है। बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी होती है इसकी कि रिपोर्ट में जो आया है उसका गलत हो जाता है। ठीक, तो उसी के बारे में बात हो रही है। लैब में क्या हो रहा है, ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ डिसीज, सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अच्छा सेंटेंस है, समझ लो इसको कि ब्लड टेस्ट हुआ और किसी में डिजीज निकल गया, उसको पकड़ में आ जाएगा, 99% चांस है। 1% चांस ये भी है कि डिजीज है तो पकड़ में नहीं आएगा, या डिजीज नहीं है फिर भी उस पर डिजीज दिखा देगा। इसका सिर्फ 1% चांस है। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. That is, if a healthy person is tested, then the probability 0.005 the test will imply he has the disease. मतलब क्या हुआ इसका कि अच्छा पर्सन जाता है टेस्ट कराने, उसको भी डिजीज वाला बता देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05%। मतलब 100 में से 0.005%, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अगर 1000 ले लें या 10,000 ले लें तो उसमें शायद 5% ऐसे होंगे जो बिल्कुल हेल्दी हैं और वो टेस्ट कराने जाएंगे तो उनका फॉल्टी रिजल्ट आ जाएगा। If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given the test, given that his test result in positive? तो ये है क्वेश्चन पूरा। देखो क्या क्या इसमें करेंगे हम लोग। पहले तो ये हम करते हैं, देखो 0.005 ये थोड़ा सा छोटा नंबर है। 100 अगर लेंगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, चीजें फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0.005 है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1,10,000, क्योंकि फिर 005 हमें थोड़ा सा उसका मीनिंग पता चलने लगेगा। लेट, क्योंकि परसेंट में है तो हम जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि मुझे 80% मार्क्स मिले हैं, तो फील कराओ इस चीज को, तो मैं बोलूंगा 400 का 80% निकाल लो, टोटल 400 ले लूंगा और उसमें कितना आएगा, 400 का 80% निकाल लेंगे 320। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 320 आउट ऑफ 400। किसी को फील नहीं हुआ, मैंने बोल दिया 1000 में ले लो, 1000 में ले लो 80%, तो क्या बोलेंगे 800 आउट ऑफ 1000, ये हो गया 80%। तो वही बात है ये, है ना। इसको एक्चुअली फील करने के लिए नंबर हम थोड़ा बड़ा ले रहे हैं ताकि हम उस 0.005 को भी समझ पाए, क्योंकि 0.005% तो कुछ होता नहीं है, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो इसी वजह से नंबर ऑफ पर्सन या पॉपुलेशन उसकी मान लेते हैं हम, और कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं 1000 या 10,000 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और 005 उसमें एग्जैक्टली 5 हो जाएगा। तो ये देखो नंबर ऑफ पर्सन हमने ये मान लिया। अब यहां पे ध्यान से समझोगे, देखो 10,000 पर्सन है, उसमें से कितने लोग बीमार हैं, इसने लिखा है ना 0.1% पॉपुलेशन के पास डिजीज है, तो मतलब 99.9% जो लोग हैं वो हेल्दी हैं और बाकियों में डिजीज है। कितना, 0.1%। तो कितने हेल्दी हैं वो निकालो। 10,000 का 99.9% कितना आ जाएगा, 99910 और आएगा। इतने लोग हेल्दी हैं, यस और नो। और डिजीज वाले कितने हैं, तो इसका 0.1% कितना हो जाएगा, 20 खत्म, 10, 30 10 ही खत्म, लोग होंगे। 10 लोग होंगे। यहां तक की बात क्लियर। अब P E1 निकालें। पहले तो E1 E2 इवेंट देख लो क्या क्या है, E1 E2 और A। देखो E1 इवेंट हमने ये माना पर्सन जो हेल्दी है,
तो हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी P(E1) 9990 अपॉन 10,000 कितना आएगा ये 9990 अपॉन 10,000 0 0 कट 3 0 0.999 और E2 इवेंट पर्सन हु आर नॉट हेल्दी मतलब उनको डिजीज है जिनको डिजीज है PE2 तो डिजीज वाले कितने लोग हैं 10 है कितने में 10,000 में कितना आ गया 0 पॉइंट कितने जीरोस होंगे एक जीरो तो कट गया 3 इन 2 3 यही होगा E1 E2 निकल चुका है अब ए इवेंट हम ये मान रहे हैं देखो क्या कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज उसके पास डिजीज है ना तो पर्सन हैज द डिजीज ये मान लिया अब पर्सन के पास डिजीज हो तो हेल्दी में से भी हो सकता है और फॉल्टी में से भी हो सकता है क्योंकि हेल्दी में भी डिजीज बताने के चांसेस हैं यहाँ पे लिखा है ना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रहा है 0.5% चांस है कि पर्सन हेल्दी भी हो और फिर भी उसको फॉल्स रिजल्ट दे दे मतलब उसको डिजीज वाला बता दे और डिजीज वाला है तो डिजीज वाला बताएगा ही लेकिन इसमें भी फेल होने के चांस है तो अब देखते हैं यहां से डिजीज होने के चांस क्या है मतलब हेल्दी है पर्सन फिर भी डिजीज होने के चांसेस क्या है तो 0.5% चांस है अब देखो यहां से डिजीज बताने के और हेल्दी बताने के अलग अलग चांसेस हैं यहां से भी डिजीज वाला और हेल्दी वाला बताने के चांस है क्योंकि फॉल्स रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट 9990% में से जो डिजीज वाले का चांस है वो कितना है 9990 इंटू 0.5% तो 0.5 अपॉन 100 ये कितना जो भी आएगा निकाल लेंगे अभी और हेल्दी होने का चांस क्या होगा फिर 9990 इंटू 99.5 अपॉन 100 क्या ये बात क्लियर है ये यस क्लियर है सर कि नहीं अच्छा 99% उसको टोटल में से सही सही बताने का चांस है 99% तो देखो 99% उसको सही सही बताता है वो तो कहने का मतलब जो अब डिजीज वाले हैं उसमें से डिजीज बताने का चांस कितना है 99% तो 10 में से 99/100 चांस है उसको करेक्ट देने का और यहां पे फिर फेल होने का चांस कितना है 1% तो कितना आ रहा है जरा ये देख लिया जाए 9.9 और ये आ रहा है कितना 0.1 ये कितना आ रहा है इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा कोई नहीं देखते हैं जरूरत पड़ती है तो निकालेंगे अब हमें क्या चाहिए देखो हमें चाहिए पर्सन के पास क्या है डिजीज है मतलब ए और और क्या होना चाहिए यहां पे पढ़ते हैं 0.1% of the population actually has the disease. What is the probability that a person has the disease given that his test result is positive upon E2? टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है मतलब उसमें है रिजल्ट है उसमें मतलब वो डिजीज है उसके पास है ना जो हेल्दी नहीं है टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव अभी कोविड का आ रहा है कोविड पॉजिटिव का क्या मतलब है कोविड पॉजिटिव का मतलब है कि डिजीज है उसके अंदर उसको है डिजीज है उसको है कोविड मतलब वो नॉट हेल्दी है E2 इवेंट है ये क्या ये बात क्लियर है E2 इवेंट यस सर रिजल्ट पॉजिटिव मतलब E2 इवेंट वो हेल्दी नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा PE2 इंटू PA/E2 ये फेवरेबल होगा और अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 यही होगा पूरा चांस चलो वैल्यू पुट करते हैं तो PE2 कितना है ये अभी निकाला 0.001 फिर PA/E2 PA/E2 कैसे निकालेंगे बताओ सर E2 हो चुका है कंडीशनल प्रॉपर्टी निकाली ना E2 हो चुका है तो हाँ E2 हो चुका है मतलब E2 इवेंट के थ्रू डिजीज होने के चांस क्या है E2 इवेंट कौन सा है इसमें से
हेल्दी वाला हमने इवन माना है ना, ये इवन है ये इवन और नीचे ये वाला हमारा है, E2। नॉट हाँ, हेल्दी। तो E2 में क्या हो रहा है, डिजीज होने का चांस है ना। हाँ, E2 में डिजीज होने का चांस तो ये है ये 9.9, 9.9 है कितने में से, 10 में से। तो यहां से निकालते हैं, इधर लिखते हैं PA/E2। देखो 9.9 कितने में से, 10 में से, और डिवाइडेड बाई ये फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, 10 है टोटल डिजीज वाले। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तब तक मैं सॉल्व करता हूं। ये कितना हो गया, 9.9 अपॉन 10 तो 0.99। देखो जरा, यस सर। E1 वाला तो निकाल ले पहले, PA/E1 निकाल ले। देखो PA/E1 कैसे लिखेंगे, PA1 में लिखता हूं, बताना जरा। 9990, ये इतने लोग हैं, हेल्दी में से डिजीज होने का चांस बता रहे हैं, तो इसका 0.5%, मतलब ये जो निकाल रहे थे हम लोग यहाँ पे, ये जो निकाल रहे थे वही है, अपॉन 100, ये हो गया फेवरेबल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 9990। इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया। कितना आ गया, ये तो पूरा पूरा कट गया, 0.5 अपॉन 100, ये हो गया 0.2 डेसिमल, और शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो गया। अब देखो PE1 कितना है, तो 0.999 इंटू A/E1 कितना है, 0.005, प्लस E2 है कितना, 0.001 इंटू A/E2 0.99। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल काम है, बट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, 99 2 और 3 5 डेसिमल, तो 0.00099। और देखो इसका हाफ करना है, 3 और 3 6 डेसिमल्स लगाने हैं। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। प्लस इसको क्या है, 0.3 और 2 5, 3 4 5, 3 और 2 5, 3 2 5, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, गलती ना हो जाए बस। इसमें कितने इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, 0.004995 और 0.0099, 0.0099, ये हो गया 5, और ये आ रहा है 0.005985। डेसिमल ऊपर कितने हैं, 5, नीचे है 6। तो कैसे होगा, ऊपर का डेसिमल हटा लिया तो नीचे क्या चलेगा, 5, और ऊपर चला जाएगा 6 बार, 3 3 6, और नीचे कितना है, 5985, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 990 अपॉन 5985। इसको सॉल्व करना है, 5 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 4, 5 9 जा 45, और 4 हो गया 5 8 जा, okay? और 5 से इसको कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4, 5 9 जा और 5 7 जा, ये आ रहा है आंसर। एक बार देखो जरा, क्या दिया है, गलत ही होगा ये तो, एक बार देखो फिर भी। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी इसमें, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, आंसर चेक करो पीछे। तो वैसे कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तब कर लेंगे, अभी तो लाइक कॉन्सेप्ट्स ज्यादा है ना।
कोई नहीं, आंसर एक बार देख लो पीछे। अंजलि, कितना है बता दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देयर आर 3 कॉइन्स। वन इज अ टू हेडेड कॉइन, एक कॉइन है दोनों फेसेस पे उसके हेड है। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 70% ऑफ द टाइम, एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। तीन टाइप के कॉइन्स हैं, तो E1 E2 E3 हमारे तीनों इवेंट्स बन जाएंगे बहुत आसानी से। और फिर हेड्स और टेल्स की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहला हम अपने इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या क्या है हमारे पास? तीन टाइप के कॉइन है ना। वन इज अ टू हेडेड कॉइन, पहले ये समझो। यहां से एक इवेंट हमारा है टू हेडेड कॉइन्स का, E1। दूसरा भी इवेंट है, वो क्या है? बायस्ड कॉइन है ये। और तीसरा इवेंट है अनबायस्ड कॉइन का। तो E1 इवेंट को मान लिया सेलेक्टेड कॉइन इज अ टू हेडेड कॉइन। सेलेक्टेड कॉइन इज टू हेडेड। E2 इवेंट को मान लिया कि वो कैसा कॉइन है? बायस्ड कॉइन। सेलेक्टेड कॉइन इज बायस्ड। और E3 इवेंट को मान लिया क्या? कि वो अनबायस्ड कॉइन है। सेलेक्टेड कॉइन इज अनबायस्ड। ठीक, तो P E1 कितना होगा? तीन में से एक कॉइन सेलेक्ट करने के लिए 1/3, और यही हमारा PE2 भी होगा, और यही हमारा PE3 भी होगा, है ना। तीन में से एक कॉइन को सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी? 1/3। आगे अब देखो, हमें ये यहाँ पे 1/3 इसका चांस है, 1/3 इसका चांस है, 1/3 इसका चांस है। अब हमको चाहिए इवेंट ए, पहले देख लो। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। किसी एक कॉइन को चूज किया, उसको टॉस किया। इट शोज हेड्स, तो हेड्स आता है ना। हेड ऑन द टॉस्ड कॉइन, हेड ऑन द टॉस्ड कॉइन, हेड आता है टॉस्ड कॉइन्स पे, कॉइन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन? तो हेड तो किस पे आ सकता है? E1 पे भी आ सकता है, E2 पे भी आ सकता है, E3 के थ्रू भी आ सकता है। तो P E1 इवेंट कंप्लीट कर लिया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, दोनों ही फेसेस पे उसके हेड्स हैं। E1 इवेंट क्या है? दोनों ही फेसेस पे उसके हेड्स हैं, तो हेड तो आएगा ही आएगा फेवरेबल। तो मतलब तो श्योर इवेंट है कि नहीं? अगर दोनों ही यस फेसेस, सर, हेड तो वहां पे आएगा ही, चॉइस ही नहीं है। तो कोई चॉइस ही नहीं है, 1 होगी प्रोबेबिलिटी। E2 इवेंट के थ्रू हेड आने के चांस क्या है? मतलब E2 इवेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हेड आने का चांस क्या है? तो E2 इवेंट अगर मतलब बायस्ड कॉइन ले लें, लिखा है ना, अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75%, तो 75% चांस है हेड्स आने का, 3/4 इसका चांस है। और P A/E3, तीसरे वाले कॉइन को उठाया और टॉस किया। तीसरा वाला कॉइन क्या है? अनबायस्ड है, तो उस पे हेड आने का चांस क्या है बताओ? तीसरा वाला कॉइन अगर अनबायस्ड है तो उसको हेड्स हाफ और है सर। हाफ है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आने का चांस 1/2। तो हमारा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब क्या चाहिए हमको? हमको ये चाहिए कि हेड आ चुका है और वो टू हेडेड कॉइन के थ्रू आया हो, E1 के थ्रू आया हो। लिखते हैं फॉर्मूला, PE1 इंटू PA/E1, ये फेवरेबल हो गया। टोटल क्या हो सकता है? तीनों में से कोई भी इवेंट के थ्रू हेड आ सकता है। PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। वैल्यू पुट करते हैं इसकी। PE1 है 1/3, A/E1 है 1,
ये हो गया 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ऊपर मिल गया 1/3, नीचे हो गया 1/3, 3 से 3 कट के 1/4 और 1/6। ये आ गया 1/3, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया 12, 3 से 4, 4 से 3, 6 से 2। सर ये उधर हो 1/6 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो हो रहा है फर्स्ट वाले में। ये हाँ, 1 है, 1 है, 2 थोड़े ना है। अच्छा ओह ओके ठीक है। अरे यही चीज है ना, वो ऊपर वाली चीज तो है ये। हाँ सॉरी, वो राइटिंग दिखानी में थोड़ा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। तो ये 1/3 और नीचे वाले को उल्टा कर दिया, 12/4, 3 7 और 2 9, 3 से कैंसिल 4 टाइम्स। इसका आंसर है 4/9। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? कैलकुलेशन बहुत गलत हो जाता है कभी कभी, प्रोसेस यही रहेगा, बस कैलकुलेशन ठीक से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को उसने इंश्योरेंस दे रखा है। देखोगे 4000 कार ड्राइवर्स को इंश्योरेंस दिया है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को, वही बहुत चलाते हैं पागलों की तरह। तो ट्रक ड्राइवर्स को 6000 लोगों को इंश्योरेंस दिया है, 4000 कार ड्राइवर्स को और 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, मतलब स्कूटर 2000 ड्राइवर्स को मिला है, उसमें से प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की 0.01, कार में से 0.03 और ट्रक में से 0.05 रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, जिनको इंश्योरेंस दिया गया है उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल सा। टोटल पर्सन कितने हैं? 6 4 10 2 12, 12,000 लोगों को इंश्योरेंस बांटा गया है। उसमें से 3 टाइप के लोग हैं। स्कूटर वाले कितने हैं? स्कूटर ड्राइवर हैं 2000, 2000। कार ड्राइवर हैं 4000 और ट्रक ट्रक ड्राइवर कितने हैं? 6000। 6000। अब देखोगे स्कूटर ड्राइवर में से, पहले तो हम ये कर लेते हैं, E1 E2 E3 और ए को डिफाइन कर लेते हैं। E1 जो है इंश्योर्ड पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। E2 इवेंट, इंश्योर्ड पर्सन इज अ कार ड्राइवर, वो कार चलाता है। और E3 जो है वो ट्रक ड्राइवर है। इवेंट ए, इवेंट ए में क्या है? वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, मतलब इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक, जिस पर्सन को इंश्योरेंस दिया गया है, इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। ठीक, चलो निकालते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम निकालेंगे, देखो स्कूटर में से क्या चांस है, ए इवेंट को ध्यान रखेंगे, एक्सीडेंट हो चुका है, तो स्कूटर में से एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1। हाँ, पी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जब हमने स्कूटर को सिलेक्ट कर लिया है कितना है? 0.01 है। इसमें से एक्सीडेंट होने की, कार में से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? A/E2, मतलब E2 हमने कार वालों को चुन लिया है, उसमें एक्सीडेंट हो जाने की प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.03 इनफैक्ट। और इसमें एक्सीडेंट होने की ट्रक चलाने वालों में कितना है? 0.15। अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज अ स्कूटर ड्राइवर। तो वो स्कूटर ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, इवेंट ए हो चुका है, और वो किसका हो? E2 इवेंट से हो, कार ड्राइवर में से हो। नहीं, स्कूटर पूछा है ना, सॉरी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? तो E1 इवेंट के थ्रू एक्सीडेंट हुआ हो, ये चाहिए हमको। क्या फॉर्मूला? PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाई
फेवरेबल आउटकम हो गया, टोटल आउटकम P A by E1 प्लस P E2 इंटू P A by E2 प्लस P E3 इंटू P A by E3। 3 इवेंट्स हैं टोटल, सबकी वैल्यू पुट करें। E1, चलो एक काम करते हैं, पहले P E1 निकालते हैं। देखो क्वेश्चन लंबे हैं इसके, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोटा छोटा है। 2000 12,000 में से स्कूटर वाले कितने हैं, तो 2000 अपॉन 12,000, ये कितना हो गया 1/6। PE2 कितना है, 4000 कार वाले हैं कितने में से, 12,000 में से, ये हो गया 1/3। और ट्रक वाले कितने हैं, तो ये हैं 6000 कितने में से, 12,000 में से, ये आ गया 1/2। 0.5 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। PE1 है 1/6 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 0.01। E2 है 1/3 इंटू 0.03, 1/2 इंटू 0.15। ठीक, अब सॉल्व करना तो कर ही देता हूं मैं, गलत होगा तो देख लेना। प्लस ये कितना हो गया, ये तो कट गया, पर फिर भी एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, 3 रहने दो ऐसे ही, 0.15 अपॉन 2। अब 0.01 अपॉन 6, इसमें एलसीएम ले लो। 6, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, तो ये हो गया 0.01। इसको क्या करना, डबल, तो 0.06, और इसको करना है 3 टाइम्स 0.45। 6 से 6 काट लो, ये हो गया 0.01 डिवाइडेड बाई 45, 6 51 और 1 52, 0.52। डेसिमल दो दो प्लेस पे है, हटा लो, तो 1/52 आंसर होना चाहिए। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, factory has 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the item of output and machine B produced 40% of the item. तो एक कंपनी है, उसके पास 2 मशीन्स हैं, कोई प्रोडक्शन कंपनी है, उनके पास 2 मशीन्स हैं, 2 टाइप की मशीन्स हैं, मशीन ए मशीन बी। मशीन ए ने क्या किया है, जितने भी आइटम्स बने हैं उसका 60% आइटम मशीन ए ने प्रोड्यूस किया है, 40% आइटम मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है। आगे कहा जा रहा है, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू अ स्टॉक पाइल एंड देन, मतलब एक जगह पे उसको स्टॉक किया जा रहा है, एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। इवेंट ए हो चुका है, डिफेक्टिव आइटम निकल चुका है। What is the probability that it was produced by machine B? देखो डिफेक्टिव आइटम तो मशीन ए भी बनाती है, बी भी बनाती है, चांसेस अलग अलग है उनकी, अलग बात है, बट दोनों से डिफेक्टिव हो जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो रहा है हमको। आइटम है कोई भी, या तो मान लो वो मशीन ए ने प्रोड्यूस किया या मशीन बी ने प्रोड्यूस किया, मशीन ए ने प्रोड्यूस किया या मशीन बी ने प्रोड्यूस किया। तो आइटम मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इवन इवेंट मतलब item is produced by machine A, तो PE1 भी निकाल लेते हैं साथ साथ। 60% आइटम मशीन A ने प्रोड्यूस किया है, तो 60/100, ये कितना हो गया 0.6। E2 आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B, तो E2 देखो 40% आइटम मशीन B ने प्रोड्यूस किया है, तो 40/100 0.4। ठीक है, अब इवेंट ए क्या है वो समझेंगे। तो इवेंट ए है कि वो जो आइटम हमने सेलेक्ट किया रैंडमली वो डिफेक्टिव निकल चुका है, तो आइटम सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव। ठीक, अब डिफेक्टिव होने के लिए देखो, ये हमारा मान लिया ए जिसको हम लिख रहे हैं वो इवेंट 1 है, और बी मशीन मतलब इवेंट 2 है। तो इवेंट 1 के थ्रू डिफेक्टिव होने का चांस क्या है, बहुत ही सिंपल, बताओ। डिफेक्टिव है कितना, 2%, है ना, 2%, तो कितना होगा डिफेक्टिव, कैसे निकालोगे। 2% मतलब 2/100 ना, तो 0.02 लिखे डायरेक्टली, इसको PE1 के थ्रू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ आ रही है बात।
और इसके थ्रू डिफेक्टिव होने का चांस कितना है 1%, तो 1/100 0.01, तो पी ए बाई ई टू ये हो गया 0.01। बोलो अब हमें क्या चाहिए, मशीन बी ने बनाया है और डिफेक्टिव तो श्योर हो चुका है, मशीन बी ने बनाया है, तो ये हो गया पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू डिवाइडेड बाई पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू। ठीक, पी ई टू 0.4, ए बाई ई टू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01, ऊपर कितना हो गया 0.004, 0.004 और 0.012। ऊपर देखो डेसिमल 3 डिजिट पहले मिलेगा तो ऊपर हो जाएगा 4, डेसिमल हटा भी लेते हैं, और 12 4 16 है ना, 4/16, तो ये 1/4 आ रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो आंसर ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे। यस सर ठीक है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अरे आधा इस पेज पे, आधा उस पेज पे, चलो कोई नहीं, तो एक फ्रेम पे नहीं ला पाएंगे इसके पूरे क्वेश्चन को। देखो पढ़ते हैं, ऊपर तो स्टोरी लिखी होती है, 2 ग्रुप्स आर कॉम्पिटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। ओके, कोई कॉर्पोरेशन है, उसमें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कंपटीशन चल रहा है। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स विल विन आर, 2 ग्रुप्स हैं और हेड के लिए वहां पे कंपटीशन चल रहा है। तो पहला ग्रुप जीते 0.6 है और दूसरा ग्रुप जीते 0.4 है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, देखते रहो। तो ऊपर में कुछ खास नहीं था, 2 ग्रुप में कंपटीशन हो रहा है, पहला ग्रुप जीते उसका चांस है 0.6 और दूसरा ग्रुप जीते इसका चांस है 0.4। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बताओगे जरा? क्वेश्चन नंबर था 9th, ये 9th क्वेश्चन है। देखो तो 9th में क्या कह रहा है, एक कोई कंपटीशन हो रहा है, पहला ग्रुप जीते उसका चांस कितना है 0.6 है प्रोबेबिलिटी, 0.6, मतलब ये पी इवन है। अभी हम E1 E2 डिफाइन करेंगे। पी E2 ये कितना है 0.4, E2 इवेंट हम डिफाइन करेंगे। ठीक, तो E1 इवेंट क्या है कि जो पर्सन जीता है ना वो ग्रुप 1 का है, फर्स्ट ग्रुप जो है वो जीत जाता है। सेकंड जो है E2 इवेंट, वो सेकंड ग्रुप जीत जाता है। ठीक, पी E1 पी E2 हमको मालूम है, पी E1 कितना है 0.6, पी E2 कितना है 0.4। आगे पढ़ते हैं। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, यही होगा हमारा, पढ़ के मालूम चल जाना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये हमारा इवेंट है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक, तो इवन ग्रुप अगर जीतता है, मतलब पहला इवेंट अगर होता है, तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, इसके चांस क्या है? देखो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा इसका चांस चाहिए, और इवन ग्रुप के थ्रू, तो ए बाई इवन कितना चांस है 0.7। और अगर दूसरा ग्रुप जीतता है, दूसरा ग्रुप अगर जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इसका चांस कितना है 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी जब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है किसके थ्रू, तो E2 के थ्रू, सेकंड ग्रुप के थ्रू। तो क्या फॉर्मूला,
PE2 PA by E2 divided by PE1 into PA by E1 प्लस PE2 PA by E2। ठीक, वैल्यू पुट करें। PE2 है 0.4 इंटू A by E2 है 0.3, फिर E1 है कितना 0.6 इंटू 0.7, 0.4 इंटू 0.3, सॉल्व करते रहे इसको 0.12, 0.42 मतलब 0.42 एंड 0.12। तो ये हो गया, डेसिमल हटा लिया, ऊपर भी 2 डिजिट नीचे भी 2 डिजिट, 12/54। 4 से नहीं, 4 से नहीं, कितना सर 2 से 6 से काट लो। 6 से काट लेते हैं, 6 2 जा 6 9 जा, 2/9 इसका आंसर होना चाहिए। चेक करो जल्दी से आंसर। मैं पूछ लेता हूँ कि कैलकुलेशन हो रही है, क्या पता कुछ गलत हो जाए। सर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर चलो 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10 11 12 तीन, अच्छा 13 भी है क्या, 13 एमसीक्यू है, तो 3 क्वेश्चन और बचे, करते हैं इनको जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कुछ आइडिया लग रहा है बेस थ्योरम का कैसे किया जा रहा है क्वेश्चन? यस सर, इट्स लाइक सबसे फॉर्मूला लगाना है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है। हाँ, और ट्री डायग्राम हेल्प कर रहा है, लग रहा है तुमको ट्री डायग्राम हेल्प बहुत, करेगा? उसके बिना तो सर होगा ही नहीं क्वेश्चन। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो मतलब बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे शायद स्कूल में बिना ट्री डायग्राम के कराया गया होगा, बट मुझे तो इसके बिना लगता है मेरे हाथ किसी ने बांध दिए, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं होगा ही नहीं क्वेश्चन। Suppose a girl throws a die, गर्ल ने एक डाई को थ्रो किया। If she gets 5 or 6, 5 या 6 अगर आ गया, she tosses the coin 3 times and number and note, सॉरी कहाँ चला गया, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, अगर 5 या 6 आता है तो कॉइन को 3 बार टॉस करती है एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स कितने नोट करती है। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 में से कुछ आता है, सी टॉसेस कॉइन वंस, एक बार टॉस करती है एंड वेदर एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। समझोगे, एक डाई को थ्रो करना है, ठीक, तो डाई को थ्रो किया तो वैसे तो 6 आउटकम्स होते हैं बट हम 2 ही बना रहे हैं। क्या क्या, इवेंट 1 और इवेंट 2। इवेंट 1 को हमने मान लिया कि ये क्या क्या है, 1 2 3 4 में से कुछ आया, और इवेंट 2 को मान लिया या तो 5 और 6 आया। ठीक, तो E1 E2 देख लो। E1 इवेंट हमने मान लिया, डाई सोज 1 2 3 और 4, डाई सोज 1 2 3 और 4, और E2 इवेंट हम लोगों ने मान लिया कि जो डाई है वो शो करता है क्या क्या, 5 और 6। ठीक, A, if she gets 1 2 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained। यहां तक हो गया। if she obtained exactly one head, देखो हेड कब मिला है, डाई को थ्रो करने पे तो नहीं मिला है ना, कॉइन को टॉस करने पे हेड मिला है, तो मतलब 1 2 3 4 या 5 6 इनमें से कुछ आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर चुकी है, मतलब कॉइन का टॉसिंग हो चुका है। अब वो 3 बार हुआ है कि 1 बार हुआ है वो भगवान जाने। तो अगर 1 2 3 4 आया है तो उसने सिंगल बार डाई को, कॉइन को टॉस किया है, सिंगल बार, तो या तो हेड मिला होगा या फिर टेल मिला होगा। और अगर 5 या 6 आया है तो उसने 3 बार टॉस किया, तो क्या क्या मिला होगा, या तो हेड 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 मिला होगा, हेड हेड टेल मिला होगा, हेड टेल हेड मिला होगा, हेड टेल टेल मिला होगा, टेल हेड हेड मिला होगा, टेल हेड टेल मिला होगा, टेल टेल हेड या टेल 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 ऐसा मिला होगा। इसमें एग्जैक्टली वन हेड। अब देखो इसमें एग्जैक्टली वन हेड का चांस क्या है, मतलब इवन इवेंट के थ्रू, इवन इवेंट के थ्रू ए के कंप्लीट होना। ए क्या है, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। तो इवन इवेंट के थ्रू एग्जैक्टली वन हेड का चांस 1/2 है, क्योंकि एक ही हेड होगा एक ही टेल होगा। E2 इवेंट के थ्रू, E2 इवेंट के थ्रू एग्जैक्टली वन हेड का चांस क्या है, एग्जैक्टली वन हेड में रेड से सर्कल करता हूं, एग्जैक्टली वन हेड 1 2 और 3,
तो E2 इवेंट के थ्रू मतलब 5 या 6 अगर आ जाए डाई पे तो कॉइन को 3 बार टॉस करेगी। अब तीनों बार टॉस करेगी तो एग्जैक्टली 1 हेड का चांस 3/8 है। तो P A/E2 A/E1 आ चुका है। अच्छा P E1 की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली जाए तो 4 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 4/6 मतलब ये हो गया 2/3। और E2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी तो 2 फेवरेबल है 5 और 6 और अपॉन 6 तो ये हो गया 1/3। हमें चाहिए क्या? सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड मतलब इवेंट ए हो चुका है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 मतलब इवेंट 1 हुआ है ना तभी तो 1 2 3 4 आएगा। तो P E1 by A चाहिए। फॉर्मूला P E1 into P A by E1 डिवाइडेड बाई अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो P A1 into P A by E1 प्लस P E2 into P A by E2 वैल्यू पुट करते हैं। P E1 कितना तो 2/3 A by E1 1/2 नीचे 2/3 into 1/2 प्लस फिर P E2 तो 1/3 P E2 1/3 into 3/8 बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या क्या हो गया 2 से 2 उड़ गया 1/3 डिवाइडेड बाई यहां भी उड़ गया 1/3 3 से 3 भी उड़ गया तो 1/3 और 1/8 1/3 नीचे एलसीएम कितना हो गया 8 और 3 का 24 से ये हो गया 8 ये हो गया 3 देखो 1/3 इंटू 24/11 3 से कट गया फिर उल्टा रहे क्या 8/11 चेक करो 8/11 आंसर चेक करो यस सर 8/11 करेक्ट। ठीक है तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चंस हैं। देखो 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन में वही मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। देखो थोड़ा लंबा है बट क्वेश्चन में दम नहीं है ना। 11th क्वेश्चन ये कलर विजिबल है ग्रीन या ब्लैक ही सही था ब्लैक ही सही था सर मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स A B एंड C। तो ठीक है जी मैन्युफैक्चरर है उसके पास 3 मशीन है A 3 इवेंट है कहने का मतलब B और C E1 इवेंट E2 इवेंट और ये रहा E3 इवेंट। The first operator A produces 1% defective item तो पहले E1 E2 E3 और A मान लेते हैं। E1 है आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑपरेटर A या मशीन A आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A। E2 इवेंट क्या है आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B और E3 इवेंट क्या है आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन C। ठीक है अब क्या कह रहा है डिफेक्टिव पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट ऑपरेटर से 1% डिफेक्टिव मिलता है बी और सी से 5% और 7% डिफेक्टिव मिलता है। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम 12 घंटे ए काम पे है 30% टाइम पे बी है और 20% टाइम पे सी जॉब पे है। मतलब मान लो वर्क टाइम कुछ भी होगा तो वर्क टाइम जो भी है उस पूरे वर्क टाइम का आधा टाइम तो ए ही काम पे लगा है 30% टाइम पे बी काम पे लगा है 20% टाइम पे सी जॉब पे लगा है। तो अगर ए 50% काम पे लगा है तो उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा हैं भले ही 1% 5% 7% है। अगर तीनों इक्वल वे में इक्वल परसेंट में अगर डिफेक्टिव आइटम बनाते हैं तो सबसे ज्यादा डिफेक्टिव कौन बनाएगा ए बनाएगा क्योंकि वो ज्यादा टाइम काम पे है। ये 1% 5% 7% को छोड़ दिया जाए तो अगर तीनों मशीन मान लो इक्वल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स बनाते हैं अगर तीनों को साथ साथ काम पे लगा दें तो जो ज्यादा काम करेगा वही अधिक डिफेक्टिव आइटम बनाएगा है ना। तो ये वाली बात है। अब देखो
हम ये कहना चाहते हैं कि मशीन ए ने ज्यादा प्रोडक्ट बनाया होगा क्योंकि वो ज्यादा टाइम काम पे लगी है। तो वो आइटम जो है ए क्या कह रहा है, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो आइटम प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव, आइटम प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव। अब वो ऑपरेटर ए द्वारा बना है, इसके क्या चांस है, मतलब इवन इवेंट के थ्रू वो बना है, क्या चांस है। तो ए इवेंट हो चुका है और इवन के थ्रू हुआ है, इसके चांस बताने हैं। देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं पी इवन, इवन के थ्रू बना हो। देखो जितना भी टाइम लगा है उसमें आधा टाइम तो ए ही काम पे लगा है, तो 50/100, ये 1/2। क्या ये बात समझ आ रही है? 50% टाइम पे वो काम कर रहा है, तो मतलब आधा प्रोडक्ट उसने बनाया होगा। PE2 अगर वो 30% टाइम पे काम कर रहा है, 30% ऑफ द टाइम वही ले रहा है, तो कहने का मतलब उसने 30% टूल्स भी बनाए होंगे, 3/10, 30% आइटम बनाया होगा उसने। और E3 जो है वो 20% टाइम पे काम कर रहा है, तो वो 1/5 आइटम बनाया होगा उसने पूरे प्रोडक्ट में से। ओके, यस सर। देखते हैं डिफेक्टिव का क्या चांस है। तो E1 के थ्रू डिफेक्टिव होने का चांस, E1 के थ्रू ए होने का चांस, ए मतलब डिफेक्टिव, तो 1% है। ये 1/100, 1/100 इसको लिख लेते हैं 0.01। E2 के थ्रू डिफेक्टिव होने का चांस PA/E2, मतलब डिफेक्टिव होना इवेंट थ्रू, इवेंट 2 के थ्रू 5%, तो 5/100, 1/20 या 0.05 लिख लिया सीधा। अच्छा, E3 के थ्रू डिफेक्टिव होने का चांस PA/E3, 7% चांस है, तो 7/100, 0.07। रखते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज, PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA/E1। देखो फॉर्मूला जरूर लिखना वरना एक नंबर कट जाएगा। फिर PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। वैल्यू पुट करो, PE1 कितना है 1/2, A/E1 0.01 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 0.01। E2 कितना है 3/10 को 0.3 लिख लें, 0.3 इंटू 0.05 प्लस 1/5 को 0.2, PE3 0.5 है, इसको 0.2 लिख लें, इसको 0.3 लिख लें, इसको 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा, PA/E3 है 0.07, क्योंकि सारे डेसिमल्स में बात हो रहे हैं। यहाँ देखो 0.5 है, ये 0.5 इंटू 0.1 तो कितना हो गया 0.005। नीचे वाला फिर से 0.005, ये कितना आ गया, ये कितना है, ये 5 है ना, तो 5 3 15, 0.015, 7 2 14, तो 0.014। ऊपर कितना हो गया देखो, 15 5 20 और 30 34, 34। 3 डेसिमल हटा लेते हैं, मतलब ऊपर क्या है 0.005, नीचे है 0.034, डेसिमल तीनों हटा लेते हैं, ऊपर के भी नीचे के भी। 5/34 ये आंसर होना चाहिए। चेक करो जल्दी से। सर बढ़िया। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद MCQ है, वो सब कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके 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 ओके, क्या ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे? थोड़ा सा लगता है सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें, ठीक है, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। स्टार्ट में जो मैं बता रहा था कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखा था ना, ट्राई करना चाहोगे? चलो एक काम यस करते सर, श्योर सर, ट्राई कर रहे हैं एक बारी। हैं। ठीक ठीक, तो 12th क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं होता है फिर मैं करवा दूंगा।